इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट ये आपकी बुक का जो पेज नंबर है, ये है, पेज नंबर बता दूं आपको, 291 पेज नंबर है। 291 पेज पे ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट का स्टार्ट है। वो इसके बारे में हम समझते हैं। बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? सिंपल, हर मंथ के एंड पे जो बैंक है वो डिपॉजिटर्स को प्रोवाइड करती है एक स्टेटमेंट, ठीक है ना, डिपॉजिटर के अकाउंट के हवाले से। ठीक है, आजकल तो आप एटीएम पे जाते हैं और एटीएम पे मिनी स्टेटमेंट भी निकल आती है ना, वो जो पिछली तकरीबन 5 से 10 ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड दिखाती है। ठीक है, तो उसको ऑनलाइन हम बैंकिंग से भी। एग्जैक्टली तो बैंक स्टेटमेंट आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अब तो आपका, अगर आपके पास अकाउंट है, ऑनलाइन आपकी ऐप है किसी भी बैंक की, तो उसके ज़रिए आप अपनी बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं किसी भी पुराने मंथ की, शुरू से लेकर अब तक। वो डिपॉजिटर को बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन क्या होता है? रिकंसाइलिंग द बैंक स्टेटमेंट। जब आप वो बैंक स्टेटमेंट को देखते हैं तो कुछ डिफरेंसेस आ रहे होते हैं। एक्चुअली अगर आप कंपनी के अकाउंटेंट हैं तो कंपनी को हम डिपॉजिटर समझ रहे हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, और डिपॉजिटर जिसने अपना पैसा बैंक में रखवाया हुआ, तो एक तो वो कंपनी के पास अपने रिकॉर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग के, और एक बैंक रिकॉर्ड मेंटेन करता है अपनी ट्रांजैक्शंस के। तो जब वो बैंक स्टेटमेंट सामने आती है तो कुछ डिफरेंसेस सामने आ रहे होते हैं। यानी डिफरेंसेस किन किन का होता है कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड कंपनी वाले रख रहे हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डिपॉजिटर एज अ डिपॉजिटर अकाउंट, वो कंपनी के रिकॉर्ड्स में और बैंक के रिकॉर्ड्स में कुछ फ़र्क आ रहा होता है। तो उन फ़र्क को जो हम दूर करने की कोशिश करते हैं, रिकंसाइल का मतलब होता है डिफरेंसेस को रिमूव करना। तो उनके रीजंस फाइंड आउट करके उन डिफरेंसेस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिकंसिलिएशन या रिकंसाइलिंग बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप दो अकाउंट्स को आपस में रिकंसाइल कर रहे हैं, एक तो बैंक का अकाउंट है और दूसरी तरफ डिपॉजिटर का अकाउंट है। इन दोनों के दरमियान अगर कोई डिफरेंस आ रहा होता है तो उस डिफरेंस को आप रिमूव करके दोनों का बैलेंस इक्वल लाने की कोशिश करते हैं। यानी एट द एंड जो है बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस, जो बैंक के पास रिकॉर्ड्स हैं, उनका बैलेंस आपके बैलेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है। एक शुरू में बात बताता चलो जो कि इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप एज ए डिपॉजिटर, या आप किस कंपनी के अकाउंटेंट है तो उस कंपनी को हम एज ए डिपॉजिटर समझ लेते हैं। तो आप जब उसमें बैंक के पास कुछ डिपॉजिट रखवाते हैं, ठीक है, तो आप उसको डेबिट करते हैं उस चीज़ को अपने अकाउंट्स में, और बैंक उसी चीज़ को सेम को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। ये ऑपोजिट, क्योंकि वो बैंक की लायबिलिटी बन जाती है आपको पे करना। जब आप बैंक से कुछ विदड्रॉ करवाते हैं, जब बैंक से कुछ आपने विदड्रॉ करवाया, डिपॉजिटर ने बैंक से डिपॉजिटर की तरफ कोई चीज़ जा रही है, तो बैंक उस चीज़ को डेबिट करेगा, और आप एज ए डिपॉजिटर उस चीज़ को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, आपको विदड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट अकाउंट्स, ऑपोजिट अच्छा ट्रांजैक्शंस होती है। सर, जी जी। ये मतलब वो जो शुरू क्लासेस में डिस्कस किया गया था, हम्म, नॉर्मली जब हमारे पास कैश मतलब एसेट्स बढ़ते हैं तो वो डीआर होते हैं, बिल्कुल लेकिन जब सैलरी आती है हमारी तो वो बैंक की तरफ से क्रेडिटेड विद। एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। तो इसीलिए ना कि वो इसीलिए लायबिलिटी बैंक, होती है। तो यही एग्जैक्टली रीजन। बिल्कुल यही रीज़न है। वो आपके अकाउंट में जमा हो जाती है। जब भी आपके अकाउंट में डायरेक्टली कोई चीज़ जमा हो जाएगी, वो क्रेडिट हो जाएगी बैंक में। और जब भी बैंक वाले कोई चीज़ उसमें से डिडक्ट करेंगे तो वो डेबिट कर देंगे। ठीक है जी, बैंक कोई चीज़ काटते हैं, उसमें से अमाउंट काटते हैं तो वो डेबिट कर देते हैं। ये बिल्कुल ऑपोजिट चलता है। सर ये विड्रॉइंग वाला पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दें। जी बेटा, विड्रॉ वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। एक तरफ बैंक का अकाउंट है, और यानी बैंक में डिपॉजिटर का अकाउंट है। ये दो पार्टीज हैं, बैंक और डिपॉजिटर। बैंक से कुछ विदड्रॉ किया डिपॉजिटर ने, ठीक है, डिपॉजिटर ने विदड्रॉ किया जब कुछ भी चीज़ बैंक से, तो बैंक उस चीज़ को क्या करेगा? डेबिट करेगा। बैंक की लायबिलिटी कम हो गई है, बैंक इसीलिए उस चीज़ को डेबिट कर रहा है क्योंकि बैंक की लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है। आपने वो चीज़ बैंक से विदड्रॉ कर ली, आप उस चीज़ को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट क्यों करेंगे? इधर आपका एसेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों हमारे पास अकाउंट्स के बैलेंस आ जाते हैं। एक तरफ आपका बैंक की लायबिलिटी कम हो गई है, और दूसरी पार्टी, दोनों पार्टीज डिफरेंट है ना, बैंक एक अलग पार्टी है, डिपॉजिटर एक अलग पार्टी है।
तो एक तरफ डिपॉजिटर का एसेट कम हो रहा है और एक तरफ बैंक का लायबिलिटी कम हो रही है। जितना आप एटीएम से विड्रॉ करते जाएंगे आपका अकाउंट का डेबिट बैलेंस डेबिट होता जाएगा, कटता जाएगा। जितना आप एटीएम के जरिए कैश निकालते जाते हैं बैंक की लायबिलिटी कम होती जाती है और दूसरी तरफ आपका एसेट डिक्रीज होता जाता है जो बैंक में पड़ा होता है। ठीक है, ये विड्रॉ की थी। सर और कोई चीज बेटा? नो सर। अच्छा, तो ये डिफरेंसेस आ रहे होते हैं। कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे होते हैं दोनों के बैलेंसेस में, बैंक के और डिपॉजिटर के दरमियान। तो उन डिफरेंसेस को रिमूव करके हमने दोनों के बैलेंस को इक्वल लेके आना होता है, दोनों पार्टीज के। इसे कहते हैं रिकंसिलिएशन और बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए इसमें जो मेन रीजंस हैं वो 5 मेन रीजंस हैं। 1 2 3 4 5 6 मेन रीजंस हैं बेटा। 6 रीजंस हम बारी बारी समझते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये रीजंस, और आपके सारे जो ट्रू फॉल्स वो जो आपका है ना ये क्विज, वो सारा इन्हीं रीजंस पे है। जिसने ये रीजन अच्छी तरह समझनी है उसका क्विज पूरे 15/15 आ जाएंगे इसी। ठीक है, सिर्फ ये 6 रीजंस हैं टोटल, ये हम 6 रीजंस के बारे में समझते हैं। क्लियर? ठीक है सर। अच्छा जी, तो रीजंस क्या है देखते हैं। नंबर 1 है हमारे पास आउटस्टैंडिंग चेक्स। ठीक है, आउटस्टैंडिंग चेक्स क्या होते हैं? ऐसे चेक्स जो कि बल्कि पहले मैं आपको इस रीजन से पहले कुछ एक मेन फर्क बता दूं। ये जो पहली 2 रीजंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड रीजन, ये बल्कि मैं इसको परमानेंट हाईलाइट कर लेता हूँ। जो फर्स्ट 2 रीजंस आपके पास गिवन है, ये फर्स्ट 2 रीजंस आपकी, इसकी एडजस्टमेंट हम करते हैं बैंक बैलेंस के साथ। जो 2 बैलेंसेस आपके पास होते हैं 2 अकाउंट्स के, याद रखिए, एक बैंक का बैलेंस होता है और दूसरी तरफ डिपॉजिटर का अकाउंट का बैलेंस होता है। 2 बैलेंसेस होते हैं। ये पहली 2 जो एडजस्टमेंट्स हैं इनको हम एडजस्ट करेंगे बैंक बैलेंस के साथ। ठीक है, और जो एडजस्टमेंट नंबर 3 4 और 5 6 है, ठीक है, इनको हम एडजस्ट करेंगे डिपॉजिटर के बैलेंस के साथ। डीबी मतलब डिपॉजिटर बैलेंस कर लें आप, और बीबी कर लेते हैं बैंक बैलेंस के साथ। ठीक है, ये क्यों करते हैं इसको समझते हैं आप। नंबर 1 है आउटस्टैंडिंग चेक्स। आउटस्टैंडिंग चेक्स ऐसे चेक्स होते हैं जो कि डिपॉजिटर ने इशू कर दिए हैं। आउटस्टैंडिंग चेक्स, लेट्स सपोज मेरी एक कंपनी है और मैंने कुछ लोगों को पेमेंट्स करनी है। ठीक है, वो पेमेंट्स मैंने अपनी तरफ से क्या चेक्स कर दिए हैं, उन कस्टमर्स को पेमेंट कर दी हैं। अब वो बैंक के पास जाने थे चेक क्लियर होने के लिए, ठीक है ना। वो लेकिन हुआ क्या कि कस्टमर्स ने अपने पास रख लिए, वो अभी तक बैंक में अपीयर ही नहीं हुए क्लियरेंस के लिए। अब मेरी कंपनी में मेरे एक तरफ बैंक है और एक तरफ डिपॉजिटर है। अब डिपॉजिटर के पास है तो वो चेक चलेंगे, यानी डिपॉजिटर का बैलेंस कम हो गया एसेट का, लेकिन वो चेक अभी तक बैंक में नहीं पहुंचे, बैंक के पास क्लियरेंस के लिए नहीं आए, तो बैंक का बैलेंस कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे चेक्स जो डिपॉजिटर ने तो अपनी तरफ से क्लियरेंस के लिए, पेमेंट के लिए, याद रखिए आउटस्टैंडिंग चेक्स डिपॉजिट के लिए नहीं भेजते, पेमेंट्स के लिए भेजते हैं, दूसरी पार्टीज को पेमेंट्स करने के लिए। वो आपने पार्टीज को पेमेंट्स के लिए तो भेज दिए हैं, लेकिन पार्टीज ने अभी वो चेक जाके बैंक के सामने प्रेजेंट नहीं किए, इसलिए वो अभी तक चेक आउटस्टैंडिंग चेक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं डेफिनेशन। चेक्स इशूड, इशू कर दिए कंपनी ने, इशू का मतलब होता है पेमेंट के लिए इशू करना, एंड रिकॉर्डेड बाय द कंपनी, कंपनी ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, लेकिन अभी तक वो बैंक के पास पेमेंट के लिए नहीं प्रेजेंट हुए, बैंक के पास पहुंचे ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं हुए। ठीक है सर जी बेटा। सर आप कह रहे हैं कि कंपनी ने दे दिया, बैंक के पास चला गया, लेकिन जाहिर सी बात है जब उसमें अभी तक कोई कटौती नहीं हुई तो एसेट कैसे कम हो जाएगा? नहीं नहीं, बैंक के पास नहीं गया, यही तो मैं कह रहा हाँ तो हूँ। वही तो पूछ बैंक के पास तो चेक गया ही नहीं अभी ना। वो तो आपने वही तो पूछ कस्टमर्स, आपने लेट सपोज बैंक ने कुछ सप्लायर्स थे, उन सप्लायर्स को पेमेंट्स करनी थी। ठीक है, तो उन सप्लायर ने आगे वो अपने अपने चेक ले गए हैं, लेकिन वो अभी तक सप्लायर्स ने जाके बैंक के पास प्रेजेंट नहीं किए। आपने अपने अकाउंट में, जो आप कंपनी में बैठ के अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, हम अपने आप को अकाउंटेंट समझ रहे हैं कंपनी का। ठीक है,
तो कंपनी में तो हमने अपने रिकॉर्ड में से चेक्स दे दिए, जैसे ही हमने चेक हमारे हाथ से गए हैं हमने अब उनको क्या कर दिया, हमारा बैलेंस कम हो गया, हमारा एसेट कम हो गया, ठीक है। तो डी मतलब डिपॉजिटर, डिपॉजिटर के अकाउंट में तो एसेट कम हो गया, लेकिन अभी तक वो बैंक के पास नहीं गए, बैंक ने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की यही उन तो पे। यही तो पूछ रहा हूँ सर, जब ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई तो कैसे एसेट कम हो गया? आपका एसेट कम हो गया जैसे ही आपने चेक साइन करके दे दिए ना सप्लायर्स को, चेक साइन करके जैसे ही आपने दे दिया आपकी तरफ से पेमेंट हो गई है। सिर्फ हमारे अकाउंट में हमारा एसेट कम हो गया ना, असल में नहीं एग्जैक्टली हुआ है बैंक। एग्जैक्टली। मतलब आपके एंड पे ट्रांजैक्शन हो गई, बैंक के एंड पे नहीं हुई, ये बैंक समझ एंड, लो। हाँ जी, बैंक तो बिल्कुल सेकंड पार्टी है ना, बैंक के पास वो पहुंचे ही नहीं है। अच्छा, ये ना आप कह रहे हैं कि हम अपने रिकॉर्ड में उसको कम कर लेंगे, लेकिन इन एक्चुअल वो कम नहीं हुआ होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम अपने रिकॉर्ड्स में जो हमारा कंपनी का रिकॉर्ड है हमने तो उसी वक्त उसको अप टू डेट कर रखा है ना, तो कंपनी का अकाउंट उसी वक्त डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। डिपॉजिटर्स का अकाउंट उसी वक्त जो है ना कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको फिर रिकंसाइल करने के लिए, अभी इसी को रिकंसाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब हमारे पास एट द एंड ऑफ द मंथ वो बैंक स्टेटमेंट आती है, तो हमें बैंक स्टेटमेंट से जब कंपेयर करते हैं ना डिपॉजिटर वाले, वो कहते हैं जी हमने तो ये चेक कम कर दिए थे, अपनी तरफ से पेमेंट कर दी थी, बैंक ने नहीं की, ऐसे ही है ना। तो फिर क्या करेंगे हम उसको रिकंसाइल करने के लिए बैंक बैलेंस को भी क्या करेंगे उसमें से डिक्रीज कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग चेक्स क्या हो जाएंगे, बैंक बैलेंस में से आपके डिक्रीज करके लिए जितना बैंक बैलेंस शो हो रहा होगा ना हमारा एट द एंड ऑफ द मंथ, उसमें से हम उसको डिक्रीज कर देंगे ताकि दोनों का बैलेंस इक्वल आ जाए, ठीक है। आपके पास जो अच्छा, तो रिकॉर्ड में सर हमने मतलब बेस अकाउंट जो है वो हमने अपनी कंपनी का लेना है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो बेस अकाउंट के इक्वल करने के लिए अपने 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 रिकॉर्ड्स के मुताबिक बनाने के लिए हमें पता चला कि हमने खुद तो कम कर दिए थे यहाँ पे अपने अकाउंट में, बैंक ने नहीं किए थे। तो जब बैंक आपको स्टेटमेंट देगा ना एट द एंड, बैंक ने उसमें से डिडक्ट नहीं किए होंगे, तो आप अपने अकाउंट्स को अप टू डेट करने के लिए, अपने अकाउंट्स को रिकंसाइल करने के लिए, बैंक के मुताबिक बनाने के लिए आप क्या करेंगे उसमें से डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। बैंक वाले को भी? आप बैंक असल में आपको स्टेटमेंट देता है, सिर्फ उसमें बैलेंस शो हो रहा होता है, ठीक है, सही है। तो आप उसमें क्या करेंगे, उसको रेक्टिफाई करने के लिए वो बैंक को बताएंगे कि भाई आप लोगों ने ये चेक माइनस नहीं किए थे, बैंक के पास तो जब तक नहीं आएंगे चेक बैंक तो नहीं माइनस करेगा ना, ऐसा ही है ना, बैंक वाले खुद से तो माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। वो बैंक स्टेटमेंट जो आपको देंगे ना, आपके पास पहुंचेगी, आपके पास एक बैंक का बैलेंस होगा, बीबी यहाँ मैंने साइड पे इसे लिखा हुआ है ना बैंक बैलेंस, तो आप उस बैंक बैलेंस में से क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे ताकि आप इनको रिकंसाइल करें, और फिर आप अपने अपने अकाउंट्स को रिकंसाइल करना है, बैंक को नहीं आप कह सकते कि अपने अकाउंट रिकंसाइल करें, ठीक है। समझ आ गई? रिकंसाइल का मतलब ये होता है कि अपने अकाउंट्स में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको बैंक बैलेंस के इक्वल बनाना। तो बैंक का जो बैलेंस आपके पास दिया होगा आप उसमें से इसको डिडक्ट कर देंगे, ताकि देखो अब इस तरफ भी डाउन एरो आ रहा है, इस तरफ भी डाउन एरो आ रहा है, तो दोनों बैलेंसेस इक्वल हो जाएंगे ना, ठीक है। सही है। अच्छा, अभी सिर्फ आप समझ लें, जब हम इलस्ट्रेशन इसकी करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं, आपको फिर मजीद वाज़ेह हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन, जी जी। बैंक रिकंसिलिएशन करते क्यों हैं वैसे? बैंक रिकंसिलिएशन यही कि डिपॉजिटर्स, ये मैंने बता दिया पहले कि दो पार्टीज है ना, एक डिपॉजिटर के पास अपने रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं, और एक तरफ क्या हो रहा है हमारे पास बैंक अपने रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। एट द एंड ऑफ द मंथ जब बैंक हम स्टेटमेंट मंगवाते हैं BRS के लिए, वही रिकंसिलिएशन का पर्पस ही होता है कि दोनों अकाउंट्स में कुछ डिफरेंसेस शो हो रहे होते हैं, तो कुछ डिफरेंसेस को हमें इक्वलाइज करना होता है, ठीक है ना। इन दोनों के एट द एंड ऑफ द मंथ दोनों के बैलेंसेस सेम आने चाहिए हमारे पास। तो रिकंसाइल का लफ्जी मतलब ये है कि आप दोनों के बैलेंसेस में जो इख्तलाफात आ रहे हैं उनको दूर करें, और दूर कौन कर रहा है, कंपनी का अकाउंटेंट, ठीक है। दूर कौन कर रहा है ये इख्तलाफात, कंपनी का अकाउंटेंट, सही है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिपॉजिट इन ट्रांजिट। अच्छा, अब ये देखिएगा, इन ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में कोई चीज रहना। तो कुछ चेक्स जो ऐसे थे जो कस्टमर्स ने आपको सबमिट करवाए, कस्टमर्स ने आपकी कंपनी को सबमिट करवाए, और आपने वो डिपॉजिट होने के लिए बैंक में भेजे। लेट्स सपोज कि हमारे पास पिछले महीने को 31 मार्च को ट्यूसडे था, ठीक है, और हमने भेजे वो 30 मार्च को।
30 मार्च को बैंक में भेजे, लेकिन वो 31 मार्च तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए चेक जमा होने के लिए। वो शायद वो बंदा कहता हो कि यार मैं एक दिन बाद जमा करा दूंगा, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो यानी कि 31 मार्च तक वो बैंक में जाके जमा नहीं हुए चेक्स। सही है। तो इसका मतलब है कि वो अभी हमारे डिपॉजिट इन ट्रांजिट ही है। ऐसे ट्रांजिट, ऐसे चेक्स जो आपके, आप दो पार्टीज दोबारा से लिख लेते हैं, एक तरफ बैंक की पार्टी और एक तरफ डिपॉजिटर है, दो पार्टीज हैं। तो आपके अकाउंट में तो लेट सपोज वो कस्टमर ने आपको चेक दे दिया आगे, ठीक है, आपने उसी वक्त उनको रिकॉर्ड करके अपना बैलेंस तो आपने बढ़ा लिया क्योंकि चेक आपके पास आ गए हैं। ठीक है जी। डिपॉजिटर्स का जैसे ही बैलेंस है वो बढ़ जाएगा आपके कंपनी के अकाउंट्स में, लेकिन अभी तक वो बैंक के पास नहीं पहुंचे हैं बैंक जमा होने के लिए आपके अकाउंट में। सही है। आपने एंट्री अपने रिकॉर्ड्स में तो फौरन जो आपके पास बुक पड़ी हुई थी ना उसमें रख ली कि यार ये कस्टमर ए बी सी डी ई एफ से, ए से, बी से, सी से, डी से, ई से, एफ से चेक आ गए हैं। तो वो सारे चेक आपने उन कस्टमर्स के रिकॉर्ड कर लिए, आपने अपना बैलेंस तो अप टू डेट कर लिया, लेकिन बैंक के पास वो अभी तक चेक डिपॉजिट नहीं हुए। तो ऐसे चेक्स को क्या कहते हैं? डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट। ठीक है। तो इसको रिकंसाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बताएं। इधर तो डिपॉजिटर ने अपना बैलेंस बढ़ा लिया है, तो बैंक जब आपके पास एट द एंड ऑफ द मंथ बैलेंस आएगा उसमें जमा नहीं हुआ होगा बैंक बैलेंस में, तो इक्वलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम? बैलेंस को बढ़ा देंगे। एग्जैक्टली जो बैंक बैलेंस होगा हमारे पास, जो बैंक की तरफ से बैलेंस आया होगा उसको भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। सर एक चीज मुझे खाली थोड़ी सी क्लियर करे, बैंक की तरफ से जो एक स्टेटमेंट आती है कागज के या ईमेल्स के थ्रू, तो ये आप जो कह रहे हैं बढ़ा ले या कम कर ली, ये मतलब कैसे इमेजिनरी बेसिस पे कह रहे हैं? अच्छा मैं आपको ये इसका नहीं इमेजिनरी नहीं, मैं बता देता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए, ताकि एंट्री कैसे होनी है। ठीक है। बैंक का बैलेंस मैं कैसे बढ़ाऊंगा? तो बैंक ही बढ़ाएगा? नहीं, वो बैंक को आप बैंक में जाके नहीं बढ़ाएंगे, वो तो बैंक वाले रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। मैं अभी ये आपको इलस्ट्रेशन बता देता हूँ। ये मुझे आप लोग बताएं पहले कि ये पहली दोनों ट्रांजैक्शंस जो फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट है, ये दोनों किस में होनी है? बैंक बैलेंस में होनी है। ऐसे ही जो बैंक की तरफ से हमें बैलेंस मिला होगा उसमें होगी। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग चेक्स को हमने कहा बैंक बैलेंस जो हमें गिवन होगा उसमें से माइनस कर देंगे, और बाकी जो डिपॉजिट इन ट्रांजिट को बैंक बैलेंस में ऐड अप कर देंगे। अब देखिएगा इसकी इलस्ट्रेशन करते हैं पहले दोनों की, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसकी एक इलस्ट्रेशन गिवन है, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक आपको इलस्ट्रेशन नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें देखें आप कि ये सबसे पहली लाइन है, बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट 31 जुलाई 2011 को मंथ एंड पे 31 जुलाई 2011 को जो बैंक का बैलेंस है वो कितना शो हो रहा है? $5000.17। ऐसे ही है। दूसरा आपको बैलेंस शो हो रहा है, बैलेंस एज पर डिपॉजिटर्स रिकॉर्ड 31 जुलाई को। दो बैलेंसेस आपके शो हो रहे हैं 31 जुलाई को, और ये जो डिपॉजिटर के पास बैलेंस है ना ये है $4262.83, $4262.83। तो ये दो बैलेंसेस आपके पास हैं। एक तरफ बैंक का बैलेंस है जो बैंक स्टेटमेंट से आया, और एक तरफ कौन सा बैलेंस है जो कि डिपॉजिटर का अपना अकाउंटिंग में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रख रहा है वो। ठीक है। अब ये दोनों बैलेंस डिफरेंस है ना, उसका शो कर रहा है 5000, आपका शो कर रहा है 4262। ठीक है जी। तो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा अब जो पहली दोनों हमने पढ़ी हैं, एक तो कुछ ऐसे डिपॉजिट्स थे जो अभी तक ये देखिएगा ऐड इसने किया हुआ बैंक ने, ऐसे डिपॉजिट से जो 31 जुलाई तक बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किए थे। तो आप बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किए थे, आप उनको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ऐसे ही है, यही बात हुई ना। तो उसमें 5000 में जब 410 ऐड किया तो 5411.11.07 आ गए। अच्छा दूसरा डिडक्ट क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग चेक्स। आउटस्टैंडिंग चेक क्या होते हैं? ऐसे चेक्स जो आपने कस्टमर को पेमेंट कर दी, ये चेक नंबर लिखे हुए हैं देखिए, चेक नंबर 881, 888, 890, 891। ये चेक नंबर आपकी तरफ से पेमेंट्स हो गई हुई हैं, लेकिन बैंक ने पेमेंट नहीं की, बैंक की तरफ से पेमेंट नहीं हुई। तो आपको जो बैंक बैलेंस गिवन है, जो बैंक वालों ने आपको प्रोवाइड किया है, आपका अकाउंटेंट क्या करेगा? इसमें से ये सारी चीजें डिडक्ट कर देगा ताकि बैलेंस को इक्वलाइज किया जा सके, रिकंसाइल किया जा सके कि भाई रिकॉर्ड कैसे इक्वलाइज कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये टोटल करके माइनस किया सबको, तो आपके पास आ गया बैलेंस 4693। ये आपको क्लियर हुआ यहाँ तक? 4693 तक। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है तो पूछे। नो सर। क्लियर है। सर ये वाला थोड़ा क्लियर कर दें, समझ नहीं आया।
क्या बेटा ये, अच्छा दोबारा से बता दे तो एक दफा सुन लें। दो बैलेंसेस पता चला क्या आउटस्टैंडिंग चेक से हैं। बेटा जब बैंक ने आपको स्टेटमेंट दी है ना, उस बैंक में सारी ट्रांजैक्शन लिखी होती है ना 1 बाय 1, तो उसमें आपने देखा ऐसे कोई भी चेक्स के नंबर नहीं प्रेजेंट हो रहे, यानी उस बैंक स्टेटमेंट में ऐसे कोई भी चेक्स नहीं शो हो रहे जिनकी पेमेंट्स ये वाली अमाउंट या ये वाले चेक नंबर की बनो, ऐसा ही है। ठीक है, तो आपने देखा कि बैंक के पास ये चेक प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं, इसीलिए आपने क्या किया, अब आपके पास जो है बैंक कुछ नहीं कर रहा, आपके पास ये जो बैंक का बैलेंस मौजूद है, बैंक वालों ने आपको दिया, ठीक है ना, उसमें से आपने क्या कर दिया, इनको डिडक्ट कर दिया ताकि रिकंसाइल कर सके, बैलेंस इक्वलाइज कर सके। देखते हैं इक्वलाइज करते हैं इसको। ठीक है, और दूसरे क्या थे, डिपॉजिट थे, ऐसे डिपॉजिट जो आपने अपने बुक्स में तो जमा अप टू डेट कर दिए थे, मेंटेन कर दिए थे, लेकिन बैंक वालों में अभी जमा नहीं हुए, बैंक वालों के अकाउंट में जमा नहीं हुए, तो आपका जो बैंक के पास बैलेंस गिवन है आप उसमें ऐड अप कर देंगे। ठीक है, इसको ऐड कर दिया और ये चारों चेक्स को 1 2 3 4 को माइनस कर दिया। ठीक है, अभी पूरा समझ ले, फिर बाद में मेरे से क्वेश्चन कर ले ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, देखिएगा। ठीक है, जरा आगे चलते हैं, इसको मूव करते हैं आगे की तरफ। अच्छा नेक्स्ट है, बल्कि इधर ही मैं समझा देता हूँ, फिर उसको बाद में क्लियर कर दूंगा। ये चार चीजें आपको यहाँ पे गिवन है, चारों चीजें हम यहाँ पे ही क्लियर करते हैं। ये आगे डिपॉजिटर का बैलेंस था, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको एडजस्टमेंट नंबर 3 4 5 और 6 उसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे ही होनी है। ठीक है, तो अच्छा अब डिपॉजिटर के बैलेंस की बात करते हैं। डिपॉजिटर का बैलेंस जो शो हो रहा है डिपॉजिटर के अकाउंट्स में, कंपनी के अकाउंट्स में जो अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा है, ठीक है ना, वो है हमारे पास 4262.83। सही है। अच्छा ये मुझे मैसेज आ गया कि आपकी 10 मिनट की मीटिंग रह गई है, तो इसको काइंडली दोबारा ज्वाइन कर लें ताकि हम इसको आज का टॉपिक ये कंप्लीट कर लें। सही है, लेंथी नहीं होगी क्लास, लेकिन कोशिश करते हैं वाइंड अप कर दें इसमें। तो अकाउंटेंट जो कंपनी में रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, कंपनी के अकाउंटेंट के पास रिकॉर्ड में शो हो रहा है उसका बैलेंस एट द मंथ एंड 4262.83। ठीक है, ये बैलेंस शो हो रहा है। अच्छा अब पहली बात जो करते हैं वो ये है कि कुछ ऐसे कस्टमर थे, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, कुछ ऐसे कस्टमर थे, कस्टमर ए बी सी, 3 कस्टमर ऐसे थे या 4 ऐसे थे कस्टमर, कितने भी लगा लें, उन्होंने ना आपको पेमेंट जमा कराने की बजाय, यानी कंपनी में आने की बजाय सीधा आपके बैंक अकाउंट गए, यानी आपने उनको बैंक नंबर दिया हुआ था अपना बैंक अकाउंट नंबर, और वहां पे जाके डिपॉजिट करवा दिए पैसे। ठीक है, ऐसे आजकल हो रहा है ना, जो डोनेशन वाले हैं वो आपको बैंक अकाउंट नंबर दे देते हैं और आप डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देते हैं। ठीक है, आपको कंपनी को नहीं पता चलता कि कौन कौन से कस्टमर जमा करा रहे हैं, ऐसे ही। तो यहाँ पे जब कुछ कस्टमर्स डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आपके आके पैसे जमा करवा दिए, लेकिन आपको नहीं पता चला सारा महीना, आपके पास जो 31 जुलाई को स्टेटमेंट आई उसमें लिखा हुआ था कि इस चेक नंबर को ही आए हैं आपके अकाउंट में जमा हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे, वो बैंक वालों ने तो डिपॉजिट कर लिया हुआ है, ये मैं दो पार्टी दोबारा लिख रहा हूँ क्लियर करेंगे, एक तरह बैंक है एक तरह डिपॉजिटर है। बैंक वालों ने ये ऑलरेडी ऐड कर लिया हुआ आपके अकाउंट में, लेकिन आपको नहीं पता चला। ठीक है ना, और अब तो बल्कि मैसेजेस आ जाते हैं ना आपके अकाउंट में कि जैसे ही कोई चीज बंदा डिपॉजिट कराता है तो उसी वक्त आपको मैसेज आ जाता है कि भैया आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट क्रेडिट हो गई है, जमा हो गई है, ऐसे ही है ना। लेकिन कंपनी के चूंकि थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो कुछ कस्टमर्स थे उन्होंने आके पेमेंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दी। आप क्या करेंगे, जैसे ही आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी, बैलेंस आएगा, आपको पता चलेगा कि भाई कस्टमर थे ए बी और सी थे, उन्होंने आके आपके अकाउंट में जमा करा दिए पैसे। आप अपने रिकॉर्ड को अप टू डेट करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए क्या करेंगे, आपको अपने डिपॉजिटर अकाउंट में भी जमा करना पड़ेगा उनको। तो देखिएगा ये ऐड हुआ है, ऐड नोट रिसीवेबल कलेक्टेड फॉर अस बाय बैंक, बैंक ने हमारे बिहाफ पे $500 जमा किए हैं। ठीक है, कुछ कस्टमर्स, सही है। ठीक है, एक और चीज, दूसरी चीज क्या होती है, लेट्स सपोज ये दो पार्टीज हैं बैंक और डिपॉजिटर। अब अगली चीज की तरफ चलते हैं। आपने कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं बैंक को। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में ख्याल आप लोग जानते होंगे कि यार अगर हमारी बिहाफ पे हमने कहीं सिक्योरिटीज परचेज की हुई हैं और सिक्योरिटीज पे जो इंटरेस्ट वगैरह आएगा वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में जमा होता जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज नेशनल सेविंग स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और बैंक को कहते हैं कि हर महीने जो प्रॉफिट आए वो आप लोग जमा करते जाए हमारे अकाउंट में। ठीक है, अब वो बैंक ने तो आपके भी आप पे इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, डिविडेंड रिसीव कर लिया, लेकिन आपको नहीं पता चला। आपके पास जब स्टेटमेंट आई है एट द मंथ एंड, तो इक्वलाइज करने के लिए डिपॉजिटर अकाउंट में वो जमा करना पड़ेगा।
तो देखिएगा दूसरी चीज क्या जमा हुई है, एक तो बैंक ने कस्टमर से कुछ पैसे जमा कर लिए आपके बिहाफ पे, दूसरी चीज क्या हुई कि जो इंटरेस्ट अर्न किया था ना ड्यूरिंग जुलाई आपने, या डिविडेंड आपको कहीं से मिला या कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पैसे आए हैं, वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बैंक ने जमा कर लिए थे, लेकिन डिपॉजिटर ने अपने अकाउंट में जमा नहीं किए थे, तो ये भी डिपॉजिटर के अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो दोनों चीजें 500 भी प्लस हो जाएगा और 24 भी प्लस हो जाएंगे। तो 524 बन जाएंगे, प्लस हो गया आपके पास बैलेंस, ये अप टू डेट हो गया, आ गया 4787.57। ठीक है, अब डिडक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, कि डिपॉजिटर अपने अकाउंट से डिडक्शंस कौन सी करेगा। दो पार्टीज लेते हैं यही दोबारा, बैंक और डिपॉजिटर। ठीक है, अच्छा जी, कुछ ऐसे कस्टमर्स आए, उन्होंने लेट सपोज ए कस्टमर था, उसने कहा जी भाई साहब मैंने आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। ठीक है, तो बैंक के पास जब वो चेक गया ना, और उसके पास उतने पैसे मौजूद नहीं थे बैलेंस में, उसके अकाउंट में इतने पैसे बैंक में मौजूद नहीं थे जमा करवाने के लिए, तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने कुछ सर्विस चार्जेस काट लिए। ठीक है, तो इसका एक और मैं आसान तरीका बता देता हूँ। लेट सपोज ये दो पार्टीज थी, बी फॉर बैंक और डी फॉर डिपॉजिटर। ठीक है जी, इसको और आसान तरीके से समझते हैं। एक कस्टमर ए था, आपके पास चेक लेके आया और आपने ये चेक आगे ट्रांसफर किसको कर दिया, बैंक को डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, बैंक ने कहा कि भाई इसके पास तो पैसे ही नहीं है, ए के पास के अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, तो बैंक क्या करेगा, कुछ चार्जेस काटता है उसके। बैंक कहता है भाई इसके पास तो इतने फंड ही नहीं है, इसे कहते हैं नॉट सफिशिएंट फंड्स। एनएसएफ का मतलब क्या होता है, नॉट सफिशिएंट फंड। भाई उसके अकाउंट में तो इतने पैसे नहीं है जो तुम्हारे पास चेक वो दे के चला गया, वो तो गोली करा गया। तो फिर क्या करेगा, बैंक आपकी कंपनी के डिपॉजिटर के अकाउंट में से कुछ चीज माइनस करेगा, डिडक्ट करेगा, थोड़े से चार्जेस। ठीक है, और आप फिर ये चार्जेस जो कटे हैं, आप फिर ये पेनल्टी किसको डाल देंगे, वापस उसको ए को डाल देंगे, भाई तुम्हारे चेक असल पैसे भी वापस कर, और ये जो बैंक ने हमें पेनल्टी डाली है ये गलत चेक जमा कराने पे, उसके भी पैसे वापस करो, आपको डबल पेमेंट से लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो एनएसएफ बेसिकली क्या होता है, नॉट सफिशिएंट फंड, ये समझ लें। एनएसएफ चेक सर ऑफ, अभी चेक बाउंस की जी बात बिल्कुल, कर रहे हैं। चेक बाउंस, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे चेक बाउंस हो जाता है। ठीक है जी, चेक बाउंस हो जाता है उसके, सही है। तो वो चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, डिपॉजिटर को पे करने पड़ते हैं, इसीलिए अब वो बैंक ने तो माइनस कर दिए अपने अकाउंट में से, बैंक ने माइनस कर दिए। ठीक है जी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिटर को अपने अकाउंट में से भी ये माइनस करने पड़ेंगे चार्जेस। ठीक है, सही है जी। तो ये बैंक ने जब आपके अकाउंट में से डिडक्ट किए थे ना, तब आपको पता नहीं चला था, यहाँ तो आपके पास मैसेज आ जाए उसी वक्त कि भाई बैंक ने इतने चार्जेस काट लिए। सम टाइम हमारे वो डेबिट कार्ड के सर्विस चार्जेस काटते हैं तो हमें फौरन पता चल जाता है, मैसेज आ जाता है। ठीक है ना, आजकल तो अगर वो हमें नहीं पता चलता, मैसेज इग्नोर हो जाती है, कंपनी की बहुत थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन होती हैं, तो चेक बाउंस भी काफी होती हैं मंथली बेसिस पे। तो चेक जो बाउंस होते हैं उनके बैंक चार्जेस काट लेते हैं, वो आपको मंथ एंड पे पता लगता है। जब मंथ एंड पे पता लगेगा तो वो डिपॉजिटर के अकाउंट में से भी, डिपॉजिटर को बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एनएसएफ चेक, वही चेक बाउंस हो जाता है तो डिपॉजिटर के अकाउंट में से ये डिडक्ट करते हैं। ठीक है, ये पहली चीज माइनस होगी। अच्छा, एक और इसके ऊपर वाला रह गया था, सॉरी, कलेक्शन फी। कलेक्शन फी, लेट सपोज कस्टमर बैंक आपके बिहाफ पे कोई कलेक्शन वगैरह कर रहा है, जैसे बिल्स वगैरह जमा कराने जाते हैं, तो बैंक वालों ने तय किया होता है वापडा वालों के साथ या बिजली वालों के साथ कि भाई हर बिल के बिहाफ पे हम इतने चार्जेस काटेंगे, तो वो सर्विस चार्जेस या कलेक्शन चार्जेस आपके अकाउंट में से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाते हैं। डिपॉजिटर को मेंटेन रखने के लिए, डिपॉजिटर को फिर अपने अकाउंट में, ये आपको पता कब लगता है, मंथ एंड पे, कि भाई इतनी कलेक्शन फी बैंक ने काट दी थी, आपको नहीं पता लगा। यहाँ तो उसी वक्त मैसेज आ जाएगा, उसी वक्त रिकॉर्ड कर लें। अब तो अप टू डेट डेली बेसिस पे हो सकते हैं कि भाई बैंक ने इतनी अमाउंट आपके अकाउंट से काट ली है, तो जब भी बैंक काटेगा वो डेबिट करेगा। इतनी अकाउंट बैंक ने काटी है एनएसएफ चेक्स की वजह से, चेक बाउंस होने की वजह से। तीसरी चीज क्या, सर्विस चार्जेस। बैंक ने कुछ सर्विस चार्जेस काटे हैं। सर्विस चार्जेस आपको पता है कि हम जब भी बैंक के पास जाते हैं अपने अकाउंट्स वगैरह मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि सालाना चार्जेस उसके होते हैं मिनिमल से। ठीक है ना, तो वो बैंक सर्विस चार्ज का, आजकल ये कुछ बैंक्स कह रहे हैं